उमर अब्दुल्ला नॉन परफॉर्मर है, नॉन सीरियस है, ये कुछ नहीं कर सकता है। अचानक इसने बम जेल डाल दिया 20 से 30 करोड़। इन्होंने इशारा किस नेता की तरफ किया है? नहीं, हमने तो चैलेंज किया, अगर आप में दम है, मॉरल ग्राउंड से आप में नैतिकता है, आप आइए नाम लेके, वरना कोर्ट के लिए तैयार रहे। अरे अमित जी, इनके एमएलए हमारे इधर खड़े हो जाते हैं, हमारा कुछ कीजिए, बिकने को तैयार है, हम नहीं खरीद रहे हैं और हमें आवश्यकता ही नहीं है, मुफ्त में ही बिकने को तैयार है। हम विपक्ष में और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। सरकार अपने कर्मों के कारण गिरेगी, उसमें भाजपा का कोई रोल होगा। और अमित जी, एक बात मेरी नोट करके रखिएगा, ऑन कैमरा में बोलता हूँ, भाजपा कभी इस सरकार का पार्ट नहीं होगा। तो कितनी चतुराई से अपनी सारी विफलताओं को डाइवर्ट करके डाइवर्जन कर दिया। लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसा लगता था कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बी पार्टी है भाजपा की, यहाँ पर जो राज कर रही है। और दूसरी तरफ से खुद आपके पूर्व जो अध्यक्ष रहे रविंद्र रैना जी, वो कुछ दिनों पहले कसीदे पढ़ते नजर आए कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें अच्छे जो साथी वो नहीं मिल पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है जिस पार्टी ने हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की साजिश रची थी हत्या की। कोई चाय की दुकान से या करियाना दुकान से स्ट्रीट फूड नहीं मिलता है, तो स्ट्रीट फूड आएगा। यानी आपको लगता है कि हालात बदल दिए गए हैं, लेकिन मानसिकता में अभी तक बदलाव नहीं हुआ है? डेफिनेटली। देखिए, मैं आपको बताऊंगा अमित जी, लेकिन बीजेपी पर आरोप ये लग रहे हैं कि स्टेट फूड के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए पैसा देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को दिया जा रहा है। एलओपी सुनील शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। सुनील जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे स्टेट फूड का मतलब क्या है आपके लिए, बीजेपी के लिए? स्टेट फूड का कोई डिफरेंट मतलब तो भाजपा के लिए नहीं होगा। स्टेट फूड जो सबके लिए मतलब है, वही हमारे लिए भी मतलब है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जिस स्टेट फूड में पिछले 36 सालों में जो अराजकता हमने देखी है, और उस अराजकता के कारण यहाँ पे मास किलिंग्स हुई है, टारगेटेड किलिंग्स हुई है, एथनिक क्लिनजिंग हुई है, कश्मीरी पंडित हिंदू समाज का एग्जोडस हुआ है, उसके बाद जो इसका मूल कारण था 370, उसको जड़ से मिटा के स्टेट फूड तब तक रखा गया कि परिस्थितियां यहाँ पे सामान्य हों। और ये कोई मतलब छिपाने वाली चीज़ नहीं है कि स्टेट फूड को छिपा के रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त टारगेट किया जाता है। मेरा सिर्फ इसमें इतना कहना है, जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने की है, वो कमिटमेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कोई चाय की दुकान से या करियाना दुकान से स्ट्रीट फूड नहीं मिलता है, एक प्रक्रिया है। और मेरा इसमें बिल्कुल फर्म स्टैंड है कि जब तक यहाँ पे संवैधानिक संस्थाएं इस बात को आश्वस्त करें कि जो कानून व्यवस्था जिस परिवार के हाथ में हम दे रहे हैं, अब यहाँ के नौजवानों पे गोली नहीं चलेगी, अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर समुदाय का पलायन एक्सोडस नहीं होगा, अब यहाँ पे किसी बहन बेटी की इज्जत पर कोई आंख नहीं उठा पाएगा, तो स्टेट फूड आएगा। यानी आपको लगता है कि हालात बदल दिए गए हैं, लेकिन मानसिकता में अभी तक बदलाव नहीं हुआ? डेफिनेटली। देखिए, मैं आपको बताऊंगा अमित जी, होता क्या है, हमारे पास तुरंत पड़ोसी जो दुश्मन हमारा बैठा है पाकिस्तान, वो ये चाहता है कि यहाँ पे एक डिस्कोर्स चलता रहे और कुछ लोग उसकी शह पे यहाँ पे काम करते जाए। उसने 3 बार प्रयास किया है पारंपरिक युद्ध के लिए, कन्वेंशनल वार के लिए, 1965, 1971 एंड 1999। 3 पारंपरिक युद्ध में वो पराजय उसे हासिल हुई और उसे ये समझ आया कि पारंपरिक युद्ध में भारत के साथ लड़ा नहीं जाएगा। इसलिए एक ऐसा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में वो अपनी गतिविधियों को अप्रत्यक्ष रूप से चालू रखे, वहाँ के कुछ लोगों को वो अपने नैरेटिव से प्रभावित करके रखे और छोटे छोटे छेद करने की कोशिश करे। वो यहाँ पे नैरेटिव, वो मानसिकता, वो वहाँ पाक प्रायोजित एक इकोसिस्टम, वो अभी पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी पर आरोप ये लग रहे हैं कि स्टेट फूड के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए पैसा देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को दिया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने जो हाल ही में, देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टेट फूड का मुद्दा नहीं है। ये उमर अब्दुल्ला साहब खुद भी माने हैं कि स्टेट फूड कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये आएगा ही आएगा। आज जब उमर अब्दुल्ला की 2.25 साल की हुकूमत को विफलताओं की एक श्रृंखला सामने है, कुछ नहीं कर पा रहा है,
अपने दफ्तर तक नहीं जाता है, घर में बैठा होता है, लोगों के साथ मिलते नहीं हैं, मिनिस्टर्स भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हर डिपार्टमेंट में इस वक्त ट्रांसफ़र की इंडस्ट्री लग चुकी है। यहाँ पे इसके जो प्रोमिसेस थे, जो वादे थे, उन वादों में 1% भी ये पूरा नहीं खरा उतर पाया। तो अब इसके पास हथियार क्या है मुझे बताओ? क्योंकि हर जगह जहाँ पे भी इस वक्त कहीं पे जाएंगे वज़ीर आला साहब, इनसे सवाल पूछा जाएगा। कुछ समय पहले तक तो इसको डाइवर्ट करने के लिए आप देखिए 2 दिन से स्टेटहुड आज इसे पूछ ही नहीं रहा है कोई कि भाई 1 लाख नौकरी कहाँ गई। स्टेटहुड जब सामने रखता है तो इसे पूछ ही नहीं रहा है 200 यूनिट बिजली कहाँ गई तेरी। स्टेटहुड सामने रखता है तो इसे कोई बोल ही नहीं रहा है कि 12 सिलेंडर कहाँ गए तेरे। तो बड़ी चतुराई से, बड़ी होशियारी से, परिवार बहुत चतुर परिवार है, इसीलिए 3 पीढ़ियों से ये हुकूमत में है। और देखो कितनी चतुराई से अपनी सारी विफलताओं को डाइवर्ट करके डाइवर्जन कर दिया। लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसा लगता था कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बी पार्टी है भाजपा की, यहाँ पर जो राज कर रही है। और दूसरी तरफ से खुद आपके पूर्व जो अध्यक्ष रहे रविंद्र रैना जी, वो कुछ दिनों पहले कसीदे पढ़ते नजर आए कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें अच्छे जो साथी वो नहीं मिल पा रहे। तो ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस बी टीम, ये मुझे समझ नहीं आता ये कौन सी संज्ञा देते हैं कुछ लोग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है जिस पार्टी ने हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की साजिश रची थी हत्या की। ये वो पार्टी है। ये वो पार्टी है जिसने यहाँ पे आतंकवाद को संरक्षण दिया। ये वो पार्टी है जहाँ पे अलगाववाद का बीज आज के वज़ीर आला के जो वालिद साहब हैं वो शिरकत करके बैठे हुए थे वहाँ पे जब अलगाववाद का बीज बोया जा रहा था। तो हमारी बी टीम कैसे हो सकती है? किसी कीमत पे भी नहीं। और वो परिवार वो हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? किसी कीमत पे भी नहीं। अभी जो आरोप लगाया उमर साहब ने कि बीजेपी के एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो है वो उन्होंने कुछ ऑफर दिया है, इस पे पहले क्या क्रॉस चेक किया गया कि इस बात पे कुछ सच्चाई है भी या नहीं है? सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के कारण उन्होंने बोला। देखिए, 3 दिन पहले तक यहाँ पे सब लोग एक नैरेटिव में बिल्कुल मशगूल थे। नैरेटिव तो नहीं कहेंगे इसे, सच्चाई में मशगूल थे कि भाई उमर अब्दुल्ला नॉन परफॉर्मर है, नॉन सीरियस है, ये कुछ नहीं कर सकता है। अचानक इसने बम जेल डाल दिया 20 से 30 करोड़। 20 से 30 करोड़ का ख्वाब इसलिए आता है क्योंकि उमर साहब के पास माल ठीक ठाक पहुंच चुका है, इसलिए करोड़ों की बात करता है। तो इन्होंने इशारा किस नेता की तरफ किया है? नहीं, हमने तो चैलेंज किया, अगर आप में दम है, मॉरल ग्राउंड से आप में नैतिकता है, आप आइए नाम लेके, वरना कोर्ट के लिए तैयार रहे। इशारा किसी का भी हो, आए ना, सच्चाई अगर हो तो। अरे अमित जी, इनके एमएलए हमारे इधर खड़े हो जाते हैं, हमारा कुछ कीजिए, बिकने को तैयार है, हम नहीं खरीद रहे हैं जी, और हमें आवश्यकता ही नहीं है, मुफ्त में ही बिकने को तैयार है। लास्ट ऑप्शन है कि क्वेश्चन है कि आप बार बार कहते हैं कि इनकी सरकार गिरने वाली है, क्या इस चीज़ का इंतजार तो नहीं किया जा रहा कि पहले भाजपा का सीएम आएगा तो उसके बाद स्टेटहुड वापस मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा का सीएम हम कोई ख्वाब में नहीं देख रहे हैं इस वक्त। हम विपक्ष में और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। सरकार अपने कर्मों के कारण गिरेगी, उसमें भाजपा का कोई रोल होगा। और अमित जी, एक बात मेरी नोट करके रखिएगा, ऑन कैमरा में बोलता हूँ, भाजपा कभी इस सरकार का पार्ट नहीं होगी। तो उम्मीद कब तक करें स्टेटहुड की? कब तक आपको लगता है कि एक राइट टाइम आएगा स्टेटहुड? नहीं, उसके लिए मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ कि मैं यहाँ पे कोई डेट डिसाइड कर दूँ कि स्टेटहुड कब आएगा। ये पार्लियामेंट का अधिकार है, पार्लियामेंट बहुत बड़ा स्थान होता है, मंदिर होता है। इसमें पक्ष विपक्ष मिला के 543 मेंबर हैं, उनमें बिल आएगा, रेजोल्यूशन आएगा, डिस्कशन होगा, पास होगा। मैं कौन होता हूँ एक साधारण सी असेंबली का एक एलओपी होने के नाते मैं डेट बता दूँ? ये मेरे दायरे इख्तियार से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि जम्मू और कश्मीर दोनों अभिन्न अंग है, लेकिन यदि कश्मीर की मानसिकता में अभी तक बदलाव नहीं हुआ और उस वजह से ये माना जा रहा है कि स्टेटहुड को वापस देने का उचित समय नहीं आया, तो जम्मू संभाग की जनता ये उम्मीद करेगी कि कश्मीर की मानसिकता ना बदलाव ना होने की वजह से जम्मू को उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। और उम्मीद ये करेंगे कि स्टेटहुड जो है वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को वापस मिले। अब जुड़ रहिए जेके मीडिया के साथ।